हम पढ़ने वाले बच्चों इंडक्टेंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि ईएमआई में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अगर इंडक्टेंस आता है तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे खासे बनते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ सुरेंद्र बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, तो दही आज अभी तक जो पढ़ा था ना नो वो सर। था बिल्डअप। बिल्डअप समझते हो आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है उसको, उसकी स्टार्टिंग थी, है ना, फंडामेंटल था एक तरह से। अब वो चीजें आपने सबने पढ़ ली है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया है कि भाई ईएमआई होता क्या है, इंडक्शन होता क्या है ना। तो अब उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि भाई जो रियल लाइफ है उसमें इंडक्टेंस का फायदा हुआ क्या, है ना। फेराडे साहब ने या लेंस भैया ने जो बताया हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, तो उनका इस्तेमाल हम लाइफ में कर भी पा रहे हैं या फिर ऐसे ही पढ़ाई के लिए हमने पढ़ ली थी बस। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले इंडक्टर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप लोग बताएंगे कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्लास के बीच में कोई लीव नहीं करेगा, तुम लोगों की रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस मार्क होती है भाई, ठीक है। तो आप अगर साल भर चाहते हो कि पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ी, तो अटेंडेंस पे फर्क मत डालो यार, है ना। क्लास को बीच में लीव नहीं करना है। अगर कोई जरूरी है कुछ तो आप बता के जा सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरा जाना जरूरी है ना, तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर ठीक है। तुम लोग धीरे कोर्स बहुत बोल रहे हो, यही है। मुझे लगता है मुझे ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे। थोड़ा तेज बोलने का ट्राई करो, ठीक है। हाँ जी, सर कोर्स क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र, एक बार फिर से बोलो। कोर्स यही है, नीट नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। सर कोर्स नीट लिखा है। कोर्स? सर कोर्स यही है, कोर्स अच्छा, जेई अरे है, आपने यार, नीट लिखा हुआ है। अरे भाई टॉपिक सेम रहता है ना, अभी नीट को पढ़ाया जस्ट सेम टॉपिक, तो सेम ही। अब मैं नीट की जगह जेई लिखना भूल गया, लो अभी लिख देता हूँ यार। ठीक है, भारी मिस्टेक हो गया। तुम लोगों का जेई का ये पूरा है, इसको मैंने केवल टॉपिक को चेंज, यहाँ पे ये कोर्स चेंज नहीं किया था, है ना। इनको भी पढ़ाया था तो सिलेबस में तो सेम ही टॉपिक है, तो सेम ही आ गया था। ठीक है, अब ठीक है भाई, चले कंटिन्यू करें आगे। यस सर। यस सर। और तो सब सेम है ना, सही है ना, डेट वेट तो सही है, टॉपिक वॉपिक तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। हाँ भाई, तो सभी लोगों को वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई जरूरत नहीं है इतनी पता करने की। नाम मेरा सुविज्ञ है ना। हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस आज पढ़ने वाले हैं। इंडक्टेंस एंड एडी करंट्स में आज हम इंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये साथ में ही पढ़ाया जाता है। तो अगर हमारा आज इंडक्टेंस हो गया तो हम एडी करंट्स कर लेंगे, अगर नहीं हो पाया तो फिर एडी करंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, 10 क्वेश्चंस आए पिछले 4-5 सालों में ही, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इंडक्टेंस से केवल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एडी करंट्स का यूज आता है दूसरे क्वेश्चंस। एडी करंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन इसका यूज आता है क्वेश्चंस फ्रेमिंग में, है ना। लेकिन इंडक्टेंस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप लोग बता रहे हो मुझे कि आपने क्वेश्चंस करे थे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो मोशनल ईएमएफ है वो टॉपिक आप कवर कर चुके हो, राइट। फेराडे लॉ, लेंज लॉ आप पढ़ चुके हो ना। तो अगर हम रिवीजन के लिए यस। बात करें तो एक बार आप लोग ही मुझे बता दो क्या हो जाएगा भाई, कुछ चीजें आप बता दो। जैसे कि आप लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, कैसे निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ? यस सर। फॉर्मूला बता दो एक बार इंड्यूस ईएमएफ का। अरे भूल भुला गए क्या? माइनस डी फाइव बाई डी टी होता था ना। अरे यही पढ़ा था ना, यस फ्लक्स सर। में जो चेंज आता है वही आपका तो ईएमएफ इंड्यूस करता है, राइट। अच्छा, अगर कोई एल लेंथ की रॉड मूव करती है, ये मोशनल ईएमएफ में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी से मूव करती है बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी वजह से जो आपका जनरेट होता है ईएमएफ वो कितना होता है? डीएलवी। हाँ, बीएलवी, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, मान लो कि ये 90 डिग्री पे नहीं हो तीनों, ये तीनों अगर 90 डिग्री पे नहीं हो, किसी एंगल पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहे हो,
ठीक है, तो इस केस में भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? V क्रॉस B डॉट L, है ना। तो इसमें ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका ध्यान रखेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है एल के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप ये चीजें याद रख के चलोगे तो आगे आने वाले टॉपिक में क्या है, हमारे लिए आसान होगा पढ़ना, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन चीजों में, है ना। तो भाई इंडक्टेंस की बात करते हैं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। इंडक्टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। इंडक्टेंस कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट एक ईएमएफ है या एक करंट है जो जनरेट होता है सर्किट में। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इसी फिनोमेना को हम बोल देते हैं इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन? द चेंज इन करंट और द चेंज इन ईएमएफ और द जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्यों आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स B/A आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्यों आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने का एक ही रीजन हो सकता है कि या तो आप करंट बढ़ा दो, है ना, या कम कर दो, मतलब बेसिकली करंट में चेंज ला दो। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, है ना। और क्या क्या हो सकता है भाई, बताइए जरा। करंट इंड्यूस होना। हाँ जी, सर करंट इंड्यूस होना। करंट इंड्यूस हो जाए। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने का आपका सवाल पूछा जा रहा है, तो आप क्या याद रखोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बताओ। एरिया चेंज हो रहा हाँ, एरिया में चेंज आ जाए, है ना। जो कॉइल है, जो कंडक्टर है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, अगर उस एरिया में हम चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक और चीज थी, एंगल बिटवीन B/A, है ना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया जो कि पास हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड से, उसके बीच का जो कोई एंगल है, उसमें अगर चेंज लाते हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आता है? चेंज आता है। ये सब चीजें याद आ रही है ना आप लोगों को, या बस मैं बोले जा रहा हूँ? यस सर। अरे प्यारे बच्चों, ये B.A पढ़ा था ना आप लोगों ने, फ्लक्स होता है, तो इसमें BA cos थीटा बनता है ये, राइट। तो इस पे तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा ना, यस सर। है ना, तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीजों की वजह से फ्लक्स में चेंज आ सकता है, फ्लक्स। और अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसकी वजह से आपका ईएमएफ क्या हो सकता है? इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, यही हमें बताया था फेराडे ने, लेंज लॉ ने भी हमें यही बताया था, है ना, कि भाई लेंज लॉ ने क्या दे दिया था, फॉर्मूला दे दिया था, और ये बता दिया था कि भाई जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इस तरह से होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट कर रहा है उसको, उसके अपोजिट जाएगा हमेशा, है ना। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने ये? अरे पढ़ा हुआ है ना, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये, है ना। यानी कि जो करंट जनरेट होगा या करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होता है इंड्यूस के, जो उसको इंड्यूस कर रहा है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उसको इंड्यूस कर रहा है, उसके अपोजिट जाना चाहता है ना। यानी कि जो इंड्यूस करंट आएगा वो एक नई मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बस ये इतना सा बताया था लेंज लॉ ने, है ना। इसको आप जो अगर मैम ने बताया हो तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि बेटा गया किसके, फादर के अगेंस्ट में, है ना। किड इज गोइंग अगेंस्ट फादर, बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो किड है, यानी कि जो इंड्यूस करंट है या इंड्यूस ईएमएफ है, उसको जनरेट किसने किया? फ्लक्स के चेंज ने, और वो उसकी के अगेंस्ट में जा रहा है ना, उसी को अपोज कर रहा है। बात समझ में आती सबको? और अपोज क्यों करता है, यस क्या सर। आपको याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है अपोज क्यों करता है? लेंज लॉ किस चीज के बेसिस पे होता है, किस चीज पे बेस्ड है लेंज लॉ? देखो अकेले मैं ही बात नहीं करने वाला, वरना मैं थक जाऊंगा यार, आधे घंटे में मैं एनर्जी खत्म हो जाएगी। तुम भी बोलो थोड़ा, कुछ याद आ रहा है क्यों, किस चीज पे बेस्ड होता था ये? नहीं? नो अरे सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता था। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा ना। अगर मान लो तुम्हारा जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो अगर अपोज नहीं करेगा, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो करंट तो इंड्यूस होता रहेगा। सोचो कितना इनफाइनाइट करंट बना दोगे तुम, इनफाइनाइट एनर्जी बना दोगे, है ना। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के लिए तो फिर भी मैग्नेटिज्म लगता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, करंट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एरिया में चेंज करना है या फिर एंगल में चेंज करना है, उसके लिए तो आपको इतने ज्यादा मतलब चेंजेस भी नहीं करने पड़ेंगे, है ना। और उससे ही तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर देते हो।
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके आप करंट इंड्यूस कर देते हो। अब अगर करंट इंड्यूस जो हुआ है वो अपोज नहीं करे, है ना, उसका सपोर्ट में रहे, तो बढ़ता जाएगा करंट, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जरा सी तुमने वर्क डन किया और एनर्जी मिल गई इनफाइनाइट, ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। एनर्जी और मास हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। अगर आप आगे हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप जो चेंजेस दिखोगे वो आप तब मतलब तब आपको दिखेगा इसमें कि क्या चेंज आ रहा है। लेकिन जितना आपके सिलेबस में है उसमें हम कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। तो एनर्जी कंजर्व रहेगी तो लेंज लॉ वैलिड है, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बातें हम सब कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट सर्किट आर सेपरेट एंड अनकनेक्टेड एंटिटीज। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और इंड्यूस करंट जो है ये दोनों अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक अलग चीज है और इंड्यूस करंट अपने आप में एक अलग चीज है ना। इंड्यूस करंट क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी आ सकता है, किसी और रीजन की वजह से भी आ सकता है। तो दोनों अलग अलग अनकनेक्टेड एंटिटीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो भाई इंडक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टेंस के बारे में और अगर हम बात करें तो इंडक्टर की हेल्प से हम इंडक्टेंस को समझ सकते हैं। आगे हम समझेंगे इंडक्टर क्या होता है। चेंजिंग करंट इन द कॉइल क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि जब भी हम करंट चेंज करेंगे, प्राइमरी करंट की बात हो रही है ना, जो आपने इनिशियली दिया है आपके सर्किट। ठीक है, जैसे ही आप करंट में चेंज करोगे, है ना, कॉइल में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने लगेगा, ये बात हमें पता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो करंट सो इंड्यूस होने लगेगा, ईएमएफ हमारा है ना, फ्लक्स में चेंज आने लगेगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लक्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बैटरी ईएमएफ। यानी बैटरी के का जो ईएमएफ है, समझो बात को, बैटरी का जो ईएमएफ है उसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है और उसकी वजह से फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से, उसकी वजह से एक नया ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो नया वाला हो रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बैटरी का जो ईएमएफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नया ईएमएफ बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं भाई? बोलो। इंड्यूस्ड इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ठीक है। Yes, अच्छा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसको कई बार बैक ईएमएफ भी बोला जा सकता है। तो पेपर में अगर ये वर्ड आ जाए घबराना मत। ठीक है, काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर बैक ईएमएफ, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फुल फॉर्म होता है ईएमएफ का, पता ही है तो आप लोग। ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको बैक ईएमएफ भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अपोजिट टू द बैटरी ईएमएफ। ठीक है, इसकी वजह से इसको बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। यहां तक समझ में आया सबको? आगे चलिए। यस सर। ओके, अब हम इंडक्टर की बात करते हैं यार। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ही होता है बेसिकली। सोलेनॉइड की शेप में बहुत सारे कॉइल्स आप बना दो तो उसको हम इंडक्टर बोलते हैं, है ना। ये क्यों क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज द प्रॉपर्टी इज टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस के हेल्प के थ्रू जो करंट में चेंज आता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अपोज करता है जो, वो मटेरियल, वो जो मटेरियल है, वो जो कंडक्टर है, उसको हम इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इंडक्टेंस क्या है? ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इंडक्टेंस की है, क्योंकि इंडक्टेंस है वो प्रॉपर्टी जो कि इंडक्टर शो कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही? देखो मैं यहाँ पे भी समझाता हूँ। इंडक्टेंस जो है या इंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी? इंडक्टर की। और इंडक्टर क्या है? कंडक्टर है या मटेरियल है, इसको आप मटेरियल भी लिख सकते हो। तो ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमिलर वर्ड है ना, कंफ्यूज कर देते हैं। आप बात समझ रहे हो? इंडक्टर क्या हो गया? जैसे रजिस्टर होता था, जैसे रजिस्टर होता था, है ना। एक एक तरह से क्या, एक मटेरियल है, कंडक्टर है ना। अब इंडक्टर कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? इंडक्टेंस, है ना। और इंडक्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा, द प्रॉपर्टी बाय विच एन इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। वो प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट में जो चेंज आ रहा है ना उसको अपोज कर रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या करेगा? कम कर देगा। और अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा, अपोज करेगा बेसिकली।
ठीक है। अच्छा, इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली इंडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बात समझ में आई सबको? यस सर। ये जंबल अप तो नहीं हो गया, ऐसे पजल अप तो नहीं हो गया कि सर बहुत सारा इंडक्टर इंडक्टेंस पता नहीं क्या कर दिया है परेशान हो गए हम, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तीनों चीजें अलग है ना? तीनों चीजें रिलेटेड है। हाँ, यस सर। घबराना नहीं है सर, ये तीन चीजें आपने तो टंग ट्विस्टर्स खेल रहे हो आप हमारे साथ, है ना? ऐसा नहीं है, नाम सिमिलर है यार, सिमिलर वर्ड से आए हैं तो ठीक है। अच्छा, एक इंडक्टर क्या है? अगर हम कोई पूछ ले हमसे कि इंडक्टर होता क्या है, तो इट इज अ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि सोलेनॉइड बनाते थे, सोलेनॉइड याद है सबको? सोलेनॉइड याद है? हाँ, तो यस वैसे ही सर। बना, है ना? वैसे ही बनाते हैं। इंडक्टर क्या करता है? बेसिकली इंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसका पर्पज है कि वो एनर्जी को स्टोर कर सके। जैसे कैपेसिटर पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है? कैपेसिटर में हम क्या करते थे? एनर्जी स्टोर करते थे। तो वैसे ही इंडक्टर में करते। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को, है ना? याद आ रहा है ना? इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज आ रहा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा था उसको, है ना? वैसे ही इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। बस ये डिफरेंस है। मैग्नेटिक फील्ड अगर है इन्वॉल्व तो इंडक्टर आप यूज करोगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है तो आप कैपेसिटर यूज करोगे। ठीक है, इतनी सी बस आपको चीजें याद रखनी है। चलो भाई आगे समझते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई इंडक्टर की, यानी इंडक्टर इज अ कॉइल वायर रैप्ड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका पर्पस क्या है ना? काम क्या करता है? स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि कैपेसिटर करता था स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? बस इतना सा है। एक सिलिंड्रिकल कोड ले लोगे आप, उसके आप कंडक्टिंग वायर रैप अराउंड कर दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई? इंडक्टर फॉर्म हो जाएगा, है ना? उसमें कि एक ईएमएफ बनेगा, नेट ईएमएफ, है ना? और जो इंडक्टर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके बराबर। ठीक? तो यही कुछ चीजें हैं जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? हेनरी, है ना? अब इसके बारे में और बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया सबको? कोई यस डाउट? सर। है यस ना? सर। चलो भैया, अब सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कुछ नहीं है, इंडक्टेंस का ही एक तरह से मतलब एक तरह से दूसरा नाम है, या फिर एक तरह से एक पार्ट हो गया, है ना? तो करंट टेक्स सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि आपने एक कॉइल ले लिया, लेट्स टेक अ कॉइल। अब इसमें तुमने क्या करा? बैटरी के थ्रू एक करंट अप्लाई कर दिया, है ना? एक करंट डाल दिया। अब इस करंट को कुछ टाइम लगेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचाने में। क्यों? क्योंकि ये करंट क्या है? वेरिएबल है। आपने इस करंट को वेरिएबल रखा है ना, चेंजिंग रखा है, चेंज कर रहे हो आप इसको। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है करंट। ये कांस्टेंट करंट होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कहाँ से लाता है ना? कांस्टेंट करंट में मैग्नेटिक फील्ड तो रहती, चेंज कहाँ से लाता? मैग्नेटिक फ्लक्स में, है ना? तो जो करंट में चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग करंट, वो क्या करेगा? फ्लक्स में चेंज लाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब? है ना? एक कॉइल ले लिया हमने, इसमें कुछ करंट फ्लो करा दिया, और एक करंट चेंज कर रहे हैं हम, वेरिएबल करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस बैक ईएमएफ, है ना? ये भी हमें पता है। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा या करंट इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये जो कोई इंडक्टर है ना, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है बस, तो अपने आप ही क्या कर लेगा? एक करंट को इंड्यूस कर लेगा। आपको बात समझ में आ रही है? एक कॉइल है या एक इंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, बस अपने आप ही वो क्या कर लेगा? एक करंट को इंड्यूस कर लेगा। अगर करंट चेंज हो रहा है तो प्राइमरी करंट, है ना? तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। यस सर। ठीक है, खुद से इंड्यूस कर रहा है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है इसको। सेल्फ इंड्यूस करंट, है ना? किसी की जरूरत नहीं है इसको, खुद से कर लेगा ये। ठीक है, चलो भाई इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। ये समझ में आया ना सबको?
यस सर। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन जो बैक ईएमएफ का है या इंड्यूस करंट का है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर एक कंडक्टर ले लेते हैं, इंडक्टर ले लेते हैं, है ना, एक कॉइल ले लेते हैं जिसमें कि जो आई है वो इंक्रीजिंग है ना, आई इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा बच्चों वो किधर आना चाहिए बताओ, क्या वो सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, बताओ दो। आप लोगों को बताना पड़ेगा, देखो सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें दिमाग लगा के आपको ही बताना है। जो इंड्यूस करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट है प्राइमरी करंट उधर ही, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सर अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस करंट आपका आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, चेंज को अपोज करता है, अपोजेस द चेंज। और चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो आपको इंड्यूस करंट क्या करेगा, बढ़ते हुए करंट को रोकेगा, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर हम बी केस ले लें और इसमें हम बोलें कि भाई इस बार हम क्या करना चाहते हैं, इस बार हम करंट को थोड़ा कम कर देंगे। इस बार करंट की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन इस बार करंट आपका डिक्रीज कर रहा है। करंट की डायरेक्शन सेम है, ध्यान से सुनना, लेकिन करंट डिक्रीज कर रहा है। तो अब बता दो भाई जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्या आप बता सकते हैं? सेम हाँ, सर, सेम एज। नहीं, इस बार जो इंड्यूस करंट आएगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी करंट। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू चेंज द पोजीशन। अब डिक्रीज हो रहा है करंट, सोचो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? जो करंट डिक्रीज हो रहा है उस करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने का तरीका ये तो हो नहीं सकता कि उसके अपोजिट चले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये तरीका तो पॉसिबल नहीं है ना। तो करंट को, डिक्रीजिंग करंट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको उसी की डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा करंट, है ना। तो इंड्यूस करंट क्या आ जाएगा, ओके सर। इन द सेम डायरेक्शन, है ना, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी करंट। ठीक है, अगेन इट अपोजेस द डिक्रीज, अपोजेस द डिक्रीज इन करंट। ठीक है, तो इसको हम नोट डाल के भी लिखेंगे। इसको आप लोग नोट करके लिखो, इसको नोट करो, कॉपी में भी नोट करो, कुछ चीजें लिख लो, सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो आप क्या लिखोगे भाई, इंड्यूस करंट सबसे पहले तो इट अपोजेस द, अपोजेस द ग्रोइंग, है ना, इंक्रीजिंग करंट या ग्रोइंग करंट। अगर करंट ग्रो कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, है ना। एंड इट सपोर्ट्स, सपोर्ट्स द डाइंग करंट। डाइंग करंट मतलब डिक्रीजिंग करंट, है ना। डाइंग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, आप कहीं क्वेश्चन में भी देखोगे तो घबरा मत जाना। डाइंग करंट मतलब ऐसा नहीं मर रहा है करंट, है ना, वो उसका मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, इसलिए वर्ड यूज करा जा रहा है कि करंट मर रहा है है ना। उसका मतलब बेसिकली क्या, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो, है ना। तो इसको जिंदा करना है ना, हम इसको जिंदा करना चाहते हैं फिर से, तो इस पे कुछ ना कुछ स्पेल करनी पड़ेगी। स्पेल क्या है, यही है कि आप इसके सपोर्ट में क्या कर दो, करंट को इंड्यूस कर दो, है ना। तो सपोर्ट करेगा डाइंग करंट को, इंड्यूस करंट हमेशा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलें। यस अब सर। एक कॉइल में अगर हम बात करें, लेट्स टेक अ कॉइल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉइल। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी, फिर भी अगर हम बात कर लेते हैं इसकी। अगर इस डायरेक्शन में आपका करंट है, प्राइमरी करंट है, ठीक है, और ये इंक्रीज कर रहा है, इफ प्राइमरी करंट इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इस करंट की वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक यस फील्ड बाहर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, बताओ। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से किधर आएगी, अंदर या बाहर, या आगे पीछे ही रह सकती है? अंदर की तरफ। अरे यार, राइट हैंड थंब रूल लगाना भूल गए क्या आप लोग? सर, अंदर की अंदर तरफ आएगी ना, आएगी। क्रॉस मतलब अंदर होता है ना।
करंट को पकड़ा अंदर की तरफ कॉइल के, ऐसे कर्ल किया हाथों को, है ना, ये देखो कर्ल किया, तो अंदर ही आ रही है ना, हर पॉइंट पे अंदर आ रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अच्छा, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी क्या? यस सर। है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो क्या फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड वो भी इंक्रीज करेगा क्या? यस सर। सर पड़ेगा। अगर फ्लक्स एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो क्या ये एक ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा क्या? सर कर देगा। यस सर। अभी ये और यस लंबा सर। चलने वाला है, अभी ये और लंबा चलने वाला है। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो किसकी वजह से क्या हो जाएगा? करंट। करंट इंड्यूस हो जाएगा ना, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म कर दे इसको, यहाँ पे खत्म करते। अच्छा, इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है भाई? इट विल बी डिक्रीजिंग द प्राइमरी करंट, है ना। इट एंटी विल बी, क्लॉकवाइज। हाँ, इट विल बी अपोजिंग द प्राइमरी करंट, लेंज लॉ की हेल्प से। लेंज भैया ने बताया था ये बात, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेंज भैया, नहीं लॉ लिख देते हैं यार, भैया ज्यादा हो जाएगा। लेंज लॉ, ठीक है। अच्छा, तो बता दो फिर, नए वाला अगर हम कॉइल बना देते हैं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसको यस दूसरे सर। रंग से बना देते हैं ना, आई डैश। ठीक है, आई डैश, दिस विल बी, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। जो कॉइल है आपका, उसमें जो करंट है वो सेल्फ इंड्यूस हो गया है। जस्ट जस्ट बिकॉज आपका कॉइल था इनिशियली और उसमें जो करंट था वो चेंज हो रहा था, तो आपके कॉइल ने क्या किया? करंट को इंड्यूस कर लिया खुद ही। आपकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो खुद ही इंड्यूस कर लेगा करंट। बात समझ में आई सबको? यस अरे, सर। छोटी मोटी बातें समझ में आ रही है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, फॉर्मूला इसके लिए अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे भाई? पहले तो हम जगह बनाएंगे। ठीक है, जगह बनाने के बाद हम क्या करेंगे? एक कॉइल लेंगे, इसमें हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं, है ना? और ये एन टर्न्स हैं इसके। क्या है भाई? एन टर्न्स। एक एक टर्न को आप अगर कॉइल लोगे तो फिर वो क्या बोलते हैं, बना नहीं पाएगा, है ना, इंडक्टर नहीं बन पाएगा, तो आपको कुछ नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे। एन टर्न्स आपने ले लिए। तो अगर हम एक कॉइल की बात करें, एक कॉइल की अगर हम बात करें, वन कॉइल, तो इसमें इन दिस कॉइल जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप ले लेते हो फाई। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड लिंक विद वन कॉइल, है ना, इन वन कॉइल। ठीक है, एक कॉइल में आ गया तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा यार? क्या ये एन फाई हो जाएगा? अरे एन टर्न्स है ना, बात समझ में आ रही यस सर। सबको? एक कॉइल हो में अगर जाएगा। फाइव हुआ तो एन टर्न्स की कॉइल में एन फाइव हो जाएगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिंस नाउ इफ करंट इंक्रीजेस, इसको यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, चेंजिंग। इफ करंट इंक्रीजेस, है ना, या चेंज हो रहा है, मान लो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में मान लो अगर इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, तो फाइव भी इंक्रीज कर जाएगा, राइट? फाइव टोटल इंक्रीज करेगा ना, फाइव टोटल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा? क्या इससे हमने ये सीखा, यही लिख देते हैं, ये जो टोटल फ्लक्स है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अरे हाँ या ना बोल दो जल्दी से, यस सर। है ना। यस सर। तो यही आपको फॉर्मूला दे देता है, फाई टी इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, यानी कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इस इंडक्टर से वो हो जाएगा एल इंटू आई। अच्छा, एल क्या है? एल इज द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। एल क्या है आपका? कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
नोट्स की टेंशन मत लेना, तुम्हारे लिए अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ओके फाई सर। इक्वल्स टू एल आई समझ में आया सबको? फाई यस इक्वल्स टू एल आई सर। समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम यस बात सर। कर लेते हैं सोलेनॉइड के केस में, ठीक है। ये तो देखो एक कोई कॉइल है, उस कॉइल में हमने क्या किया कि एन टर्न्स ले लिए, है ना, उसमें हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है फाई इक्वल्स टू एल आई, ठीक है। अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बिंदास, लेकिन लेकिन फ्लक्स अगर आपसे सोलेनॉइड का पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली और उसके एट्रीब्यूट्स आपको दे रखे हैं तो उसका एक फॉर्मूला अलग से होता है। अलग से क्यों नहीं क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन है अलग से, है ना। तो जैसे कि अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो फाई होता है बी इंटू ए, राइट। फाई होता है बी इंटू ए। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। तो बी ए में जो बी है, जो बी है वो क्या होता था? कुछ याद आ रहा है बी क्या होता मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कितना होता था? म्यू नॉट एन आई होता था। अरे बी ऑफ सोलेनॉइड यस। कितना होता था? है ना, म्यू नॉट एन आई। और इसमें एन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये बात याद रखना सब लोग। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। और कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये म्यू नॉट एन आई इंटू ए डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एन। ये मल्टीप्लाई बाई एन क्यों किया है, कोई बता सकता है मुझे? कैपिटल एन से मल्टीप्लाई क्यों किया है म्यू एन आई को में? सर एन टर्म्स है ना। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे एन टर्न्स ले रहे हैं और एन जो है हमने लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फाई इक्वल्स टू बी ए था, है ना। फाई इक्वल्स टू बी ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू एन इंटू म्यू एन आई मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एन स्क्वायर आई अपॉन एल। आई अपॉन एल कैसे आया? हमने यहाँ पे क्या किया? एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। एन की जगह हमने क्या किया? कैपिटल एन अपॉन एल। तो अगर कोई सोलेनॉइड के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। और इसको याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डिराइव कर सकते हो क्योंकि आपको सोलेनॉइड का फॉर्मूला पता है। सोलेनॉइड का फॉर्मूला यही होता है। सोलेनॉइड का अगर आप लिखोगे ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, ये होता है। किसी को डाउट आ रहा है कुछ? क्या 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 आप लोगों को डाउट आ रहा है कुछ? ये समझ में आ गया सबको? उसको नोट भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ये फाई इक्वल्स टू एल आई कैसे आया यहाँ पे? पहले हमने डिस्कस किया जा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कस किया ना हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों? सर एन फाई आया था आपका टोटल फ्लक्स, है ना। टोटल फ्लक्स क्या आया था? एन फाई आया था। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया है एल आई के, ठीक है। तो इसको इक्वेट करोगे जब एल आई के, तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। एन फाई इक्वल्स टू एल आई, तो इससे हमें एल की वैल्यू मिल गई जो कि है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आ जाएगा एन फाई अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे कई बार कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर भी पूछ लेता है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी पूछ लेता है एल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो यूनिट होता है ना, वो होता है हेनरी। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। यहाँ पे भी मैं नोट करवा देता हूँ आपको, मैंने आप लिखा हुआ है वैसे तो, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एसआई यूनिट हेनरी, है ना, एच। या फिर वेबर पर एम्पियर भी बन रहा है ना। वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर और हेनरी, दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दो है। अच्छा, ये आई क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि इसमें आई क्या है? ये आई क्या है? करंट। बताओ, कौन सा करंट? बहुत सारे करंट की बात कोई होगी। चेंज
हाँ बोलो 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 बोलो। कोयल चेंज में जो चेंज चेंज हो रहा है। यस नहीं, सर। ये है प्राइमरी करंट। यही तो, इसलिए तो पूछा मैंने, मुझे लगा था तुम लोग गलती करोगे बाद में। ये प्राइमरी करंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्राइमरी करंट है ये, जो इनिशियली था ना हमारा। इंड्यूस करंट नहीं है ये इंड्यूस करंट नहीं है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लिखने जाओगे सोलेनॉइड की, समझना मेरी बात को, तो म्यू नॉट एन आई जो तुमने लिखा है, इसमें तुम आई कौन सा यूज कर रहे थे? ये इंड्यूस वाला कर रहे थे क्या यूज? नो सर। है ना, प्राइमरी कर रहे थे ना इसमें, इंड्यूस वाला थोड़ी कर रहे थे। तो ये देखो, ये प्राइमरी। वाला करंट तो हमने कंटिन्यू किया आगे, यहाँ पे भी देखो यही लिया यहाँ पे भी यही लिया है ना, फॉर्मूले में भी यही लिया है। तो ये करंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्या बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। है ना, तो ये करंट आपको प्राइमरी करंट लेना है, ये भूलना मत। अगर ये बात भूल गए, गड़बड़ है। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात कर लेते हैं। इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो, फॉर्मूले को आप नोटबुक में लिखना चाहो लिख सकते हो। थोड़ा ऐसा, बिल्कुल ऐसे सर नहीं ये बैठना है। देखो बात समझो, जब समझाया जा रहा है तब चुपचाप बैठो। बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है कि आपने कुछ नहीं लिखा है कॉपी में, 0% आपकी मतलब वो है, आपकी राइटिंग है, और आपने क्या करा, पूरी क्लास ले ली है ना, केवल क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं लिख रहे हो। ऐसे नहीं करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे नोटबुक में, तो लिखने से याद भी होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका आप फॉर्मूला, एसआई यूनिट, फॉर्मूला कौन सा? ये वाला, सोलेनॉइड वाला, है ना, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आप नोट करोगे और इसके यूनिट्स लिखोगे। लिखो जल्दी। जैसे ही आप लिख लोगे, यू कैन गिव मी अ थम्स अप। सर लिख लिया है, हो गया हमारा। डन सर। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट सर। लिख लो लिख लो। एल का फॉर्मूला देखो एक बार सब लोग ध्यान से। इसको देख के कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये फाई पे और करंट पे डिपेंड कर रहा है? ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है। सर करंट पर यस करेगा ना? सच्चाई ये है बच्चों कि ये ना तो करंट पे डिपेंड करता है, ना ये फाई पे डिपेंड करता है। ना तो ये, सुनना ध्यान से, ना ये फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ना ये डिपेंड करेगा करंट पे। आप याद करो, आपने कैपेसिटेंस पढ़ा था, Q इक्वल्स टू CV पढ़ा था ना। तो Q बाई V में Q पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, V पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था। कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा था, कि आप उसको बना कैसे रहे हो, है ना, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा था। याद आ रहा है? अरे याद यस आ रहा सर। है? तो ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी है आपके कंडक्टर की, है ना। क्योंकि फाई और आई तो क्या प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। अगर आपका करंट चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर करंट चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि केवल करंट चेंज हो रहा है, फाई में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। है ना। तो जो हमारा एल है वो डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स पे जरूर करेगा, ऑब्वियसली ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, पर बेसिकली, है ना, कि आप इंडक्टर बना के सारे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस बिना सर्किट में कनेक्ट करे भी निकाल सकते हो। यानी कि आपको जरूरत ही नहीं है इस चीज की कि आप किसी सर्किट में कनेक्ट करो, फिर करंट बनाओ, फिर उससे फ्लक्स बनाओ, फिर ईएमएफ जनरेट करो, है ना। इस सब की जरूरत। एल या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपको पहले से पता होता है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ही जैसे कैपेसिटेंस पता होता था। याद करो, जो फैंस होते हैं उसकी कैपेसिटर देखे होंगे तुम लोगों ने, देखे कैपेसिटर? यस सर। कैपेसिटर देखे होंगे ना, पंखे में लगते हैं जो, फैन में लगते हैं जो।
है ना। तो उसके ऊपर कभी नोटिस किया तुमने, मतलब करना अगर नहीं किया तो उस पर कैपेसिटेंस लिखा होता है उसका, यस सर। है ना। एक कैपेसिटर पे हमेशा कैपेसिटेंस लिखा होता है कि 2 माइक्रोफेराड का है या 5 माइक्रोफेराड का है, ऐसे लिखा होता है। तो उन्होंने पहले ही किसे बता दिया भाई, अगर ये प्रॉपर्टी होती फाई की, आई की, या फिर क्यू की, वी की, तो ये पहले से बता सकते थे क्या आप? नहीं बता सकते थे ना। मैक्सिमम नो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा या मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना आएगा, या आप पहले से कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही नहीं है उस चीज की जिसपे जिसका फॉर्मूला है इसका, है ना। ऐसे ही रेजिस्टिविटी याद आ रही है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ, करंट में पढ़ा था। रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। आर इक्वल्स टू रो एल बाय होता है। अरे रो यस एल सर। बाय होता है ना, रो एल बाय ए। लेकिन करंट तो ओम्स लॉ से हम किससे निकालते थे? वी इक्वल्स टू आई आर से निकालते थे। वी अपॉन आर या आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो जाता था। मेरी बात समझ में आ रही सब लोग? यस सर। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रहा था? रेजिस्टिविटी पे। लेंथ, है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रहा था। एरिया पे डिपेंड कर रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद आ रहा है ना सब चीजें? तो रेजिस्टेंस भी क्या थी? प्रॉपर्टी थी किसकी? मटेरियल की। वैसे ही कैपेसिटेंस थी और वैसे ही इंडक्टेंस है ना। तो आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे हम तीनों एक साथ पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आई सबको? ये भूलोगे तो नहीं अब? इसको मैं आगे नोट्स में भी मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी। बट इसको याद रखना सब लोग कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, just like capacitance and resistance, it does not depend on the attributes which are included in the formula of it, जैसे कि phi और I, है ना। it depends on only geometry, है ना, कैसे बनाया है तुमने इंडक्टर। यस। कूल, आगे चलते हैं। अच्छा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। जैसे कि हमने इतनी देर से एल डिफाइन किया अभी तक, है ना, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं अब? ईएमएफ डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ इंड्यूस का लेंस ने बता दिया था फॉर्मूला, डी फाई बाई डी टी। अरे ये तो नई बात नहीं है ना, पुरानी बात है ना ये तो इसमें हम फाई की सर जगह क्या पुरानी। है ना, पुरानी बात है। फाई की जगह क्या रख देंगे? अभी अभी नया नया सीखा है हमने। अरे एल आई रख रहे हैं ना फाई की जगह। एक कॉइल फाइव के लिए कौन अगर है? आप निकाल रहे हो एक सर्कुलर लूप या कॉइल के लिए, तो फाई को एल आई रख दोगे, सही बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। एल तो चेंज होगा नहीं, है ना, एल तो चेंज होगा नहीं, तो करंट चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इंडक्टर के लिए। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको नोट कर लेंगे सब लोग। नेगेटिव साइन शो करता है कि हमेशा अपोज करेगा ये चेंज, है ना। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। चेंज इन किसमें? चेंज इन करंट। यस सर। कूल, लिखो लिखो इसको, लिखो फॉर्मूला लिखो। डन सर। तुम लोग क्या बात नहीं कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ पर तुम्हें समझ में नहीं आ रही चीजें। ऐसा तो नहीं है कहीं जो हम पढ़ रहे हैं कि आपको सर मैं बोलता हूँ। आ रहा है तो समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, बस वही होना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए। पता चले कि मैंने पूरा पढ़ा दिया पर, है ना, गायब है सब कुछ, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो भाई एक ही बात हम 1000 बार रिपीट कर चुके हैं और 10,000 बार और करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो यही है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करेगा चेंज को। इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसमें चेंज को? करंट में चेंज। जो आपका कॉइल इनिशियली प्रोड्यूस कर रहा था, उस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। चेंज यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो सेल्फ इंडक्शन क्या करेगा? उसको कम करने का ट्राई करेगा। और अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो उसके सपोर्ट में लग जाएगा, उसको बोलेगा कि रुको, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना, साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं, उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा क्या है उसूल है कि भाई एनर्जी कंजर्व रखनी है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन में बिलीव करता है। बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल बात है। किस किस चीज पे डिपेंड करेगा ये? ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर पे, है ना। इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये नोट कर लो। शेप ऑफ कॉइल पे, कॉइल का शेप कैसा है उस पर डिपेंड कर जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स एन कितने हैं, है ना। और टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा,
है ना, मटेरियल का टाइप कैसा है, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई, ये हम बात कर चुके हैं पहले। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कहीं भी मैंने तीर वीर नहीं बनाया है ना, कहीं भी मैंने तीर वीर नहीं बनाया ऐसे, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशंस जो होती हैं इसकी अगर कोई पूछ ले, ml2t-2a-2 होती है, हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत है नहीं, कोई पूछता नहीं है ऐसे सवाल, ठीक। अब मैं एक केस बता देता हूँ नोट डाल के। केस तो क्या है, बस ये है कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ हो क्वेश्चन में, इंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, इफ देयर इज a resistance in the inductor रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ इंडक्टर की बात हो रही है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द इंडक्टर, ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही सही इसका, ठीक है। तो ये जैसे ऐसे दे रखा है आपको, इंडक्टर ऐसे दे रखा है, इसका क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसके कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, R है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सको क्वेश्चंस में। आप एक इंडक्टर बनाएंगे जिसका कि क्या है, L है सेल्फ इंडक्टेंस, और एक आप रेजिस्टेंस उसके सीरीज में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिसका रेजिस्टेंस R है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की बात आ गई तो कैसे लिखोगे, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ लिखे। अगर मान लो तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया ए और उससे कनेक्ट कर दिया तुम्हारा इंडक्टर, ठीक है, बी पॉइंट तक जा रहा है ये, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, है, और इसका ईएमएफ कितना होगा भाई, एल डी आई बाई डी टी होगा। कितना होगा इसका ईएमएफ, एल डी आई बाई डी टी होगा, dt। है ना। तो भाई एल डी आई बाई डी टी होगा ना ईएमएफ, है ना। यस ये सर। प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अगर करंट इधर जा रहा है तो इस पे हम केवीएल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना ये, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीबी। ये बात समझ में आई सबको? केवीएल लगाना तो आता है ना, या भूल गए हो? केवीएल लगाना आता है या भूल गए हो? क्योंकि केवीएल का इस्तेमाल बहुत होगा इस टॉपिक में, है ना। तो एक बार रिवाइज भी कर लेना। आज तो हम क्या ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नहीं, लेकिन अगली क्लास में जरूर करेंगे। तो अगली क्लास में आप केवीएल पढ़ के आना, पहले से बता रहा हूँ, होमवर्क समझ लो इसको, ठीक है, जिसको आता नहीं है या जो भूल गया, ठीक है। चलो यार एक क्वेश्चन करें अब इस पे, या नोट कर रहे हो इसको आप लोग? क्या आप इसको नोट कर रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन करा जा सकता है, क्या बोलते हो? सर करवा दीजिए। हो गया, नोट हो गया? नोट तो सर यस सर। नोट्स मिलते हैं हमें मस्त नोट्स फ्री में मिल जाते हैं, हम क्या है कि ज्यादा मेहनत करना चाहते नहीं सर लाइफ में। मेमोरी कार्ड में सेव हो गया। क्या क्या हो गया बच्चा, मेमोरी क्या कार्ड में डाल। मेमोरी कार्ड में डाल देते हो मेमोरी कार्ड में डालने के साथ साथ थोड़ा क्या आउटपुट डिवाइस में भी डालो, है ना, हाथों पे लिखो भी सही इसको। उससे क्या होगा कि ना मेमोरी स्ट्रांग होगी, राइट। केवल सीपीयू में अगर इंफॉर्मेशन डालते रहोगे ना, अगर आप रैम में डालते रहोगे इंफॉर्मेशन, तो क्या है कहीं ना कहीं छुप जाएगी। हाथों से लिखने लगोगे ना तो थोड़ा याद रहता है उससे। चलो एक क्वेश्चन करो यार इस बात पे। मैं क्या थक गया मैं भी अब बोलते बोलते, थोड़ा तुम भी ट्राई करो, दिमाग लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आप इनफ है आप लोगों के लिए आंसर निकालने के लिए। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। करो, ट्राई करो। कोई डाउट है क्वेश्चन में किसी को? अगर क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ए बी क्या, एक पार्ट ऑफ सर्किट है बेसिकली, जिसमें कि एक इंडक्टर लगा हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है, और एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है,
1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस है इंडक्टर का, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम ना। 5 वोल्ट का सेल अटैच किया हुआ है बीच में। बता दो जल्दी से बता दो, 2 से 3 मिनट आपको दे रहा हूं मैं इसके लिए। क्लास लीव ना करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। आया किसी का? फर्स्ट वाले का 9 वोल्ट प्रतिष्ठा का। ओके प्रतिष्ठा, वेरी गुड। यार तुम लोग है ना सीरियसली ले नहीं रहे हो क्वेश्चन को, अच्छी बात नहीं है ये। देखो एक दो बच्चों ने आंसर किए हैं बस। दिव्यांश वेरी गुड। आई डोंट नो आपने सॉल्व किया है या नहीं, बट आपके आंसर सही है। गुड। सॉल्व किया है दिव्यांश? दिव्यांश लगता है बातचीत करने में विश्वास नहीं रखता है। सॉल्व किया है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है यार। सॉल्व करना है, जरूरी है ना, सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप गूगल से देख के लिख रहे हो, बहुत ही गलत बात है। नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन, बट इन जनरल बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, तुम लोगों की जनरेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि तुम लोगों को सुविधा ज्यादा दे दी है ना। इंटरनेट आ गया है आप लोगों के पास में। हम लोगों के टाइम पे क्या है, इतना ज्यादा था नहीं फोन वगैरह का यूज, तो हम खुद से कर लेते थे। अभी क्या है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप इंटरनेट पर देख सकते हो। तो आप क्या करते हो, एक हैबिट बना लेते हो, बहुत ही गलत हैबिट है जो, कि इंटरनेट से पहले हम आंसर देखने लग जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। दैट वुड बी लाइक द मोस्ट, व्हाट यू वुड से, हार्मफुल थिंग यू कुड डू आपके करियर को लेके, है ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है, देखो मेरे को बताओ नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता चल गया तो मैं आपको पॉइंट आउट भी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप डीमोटिवेटेड फील हो, लेकिन अभी रुक जाओ, इट्स हाई टाइम। अगर आप इंटरनेट से देखते हो सोल्यूशंस, बंद कर दो। इंटरनेट से सोल्यूशन तभी देखो जब आपका सारा एग्जॉस्ट हो गया है सब कुछ, है ना। आपने खुद से भी ट्राई कर लिया, नहीं आया, बुक से पढ़ के देख लिया नहीं आ रहा है, नोट्स पढ़ के देख लिया नहीं आ रहा क्वेश्चन, है ना, या टीचर से पूछ लिया, टीचर्स के पास टाइम नहीं है, तो आप इंटरनेट से देख सकते हो, फिर कोई इशू नहीं, अदरवाइज नहीं देखना है। हाँ भाई, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। दिया, प्रतिष्ठा, दिया, प्रतिष्ठा, दिव्यांश, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया। तुम लोग वैसे लग नहीं रहा मुझे इंटरनेट से देखने वाले बच्चे हो तुम लोग, मुझे लग रहा है सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है। सॉल्व करें भाई इसको बाकी बच्चे। अच्छा, अगर किसी को नहीं आता है या कोई करना ही नहीं चाहता है, आइदर केस में नहीं आ रहा है, तो भी आप डिस्कस लिख सकते हो चैट, ठीक है। जब तक आप डिस्कस नहीं लिखोगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो। मुझे लगेगा आप ट्राई कर रहे हो अभी, ठीक है। चलो एक बच्चे ने बोल दिया, इसको डिस्कस करते हैं, इधर देखो। हाँ भाई, तो ये आपका सर्किट कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ आंसर आ रहे हैं क्या हमारे पास? हाँ ठीक है, कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, इधर ध्यान दो।
आपका सर्किट कैसा बना हुआ है इस पे देखते हैं। अनम्यूट कर लो बच्चा अगर कुछ पूछना नहीं हो तो। ठीक, ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये आपका हो गया बी। इसमें आपका 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट का डायरेक्शन आपका ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें हम्म अगर मैं इसमें बताना चाहूँ पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो इसका आपको दिया हुआ है 1 हेनरी, है ना, और इसका आपको दिया हुआ है 2 ओम। ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात बताओ मुझे, अगर हम लिखें कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो ये लिख सकते हैं हम, है ना। जैसे कि ईएमएफ कितना होता है इंडक्टर में, एल डी आई बाई डी टी होता है। यस सर। एल की वैल्यू तो 1 दी हुई है, तो ये अब 1 di/dt हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ईएमएफ लिखा जा सकता है इसके ऊपर भी। अच्छा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 2i हो जाएगा। अरे b इक्वल्स टू आई आर होता है ना। यस सर। यस सर। 2i हो जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस था इसका, राइट। बाकी किसी पॉइंट पे तो लिख देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब मैं अप्लाइंग केवीएल अगर मैं अप्लाई करूं इस पे, तो क्या हो जाएगा भाई, मेरे साथ साथ चलना। वीए लिखा सबसे पहले मैंने, इसके बाद में गया इंडक्टर पे, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उधर ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, अगर ये है इंडक्टर पड़ रहा है ना, तो ये हो जाता है माइनस, बेसिकली -1 di/dt। आगे चलो, +5 वोल्ट आ जाएगा, माइनस है ना। +5 या माइनस आएगा, बताओ, प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस आएगा तो क्यों आएगा, माइनस आएगा तो क्यों आएगा, क्या आप लोग बता पाओगे। नहीं, -5 आएगा प्रतिष्ठा, है नो, बट वाई। नहीं, मैं बताऊं। अच्छा चलो इधर देखो, अगर हाई सेम कॉन्सेप्ट है यार, यहाँ पे जो माइनस आया ना, उसी कॉन्सेप्ट से आएगा। यानी कि जब आप प्लस से माइनस जाते हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो, तो पोटेंशियल में डिक्रीज आता है। क्या आता है, अब साथ में डिक्रीज आता है। तो इस वजह से अगर इंक्रीज आता पोटेंशियल में तो हम प्लस लिखते, डिक्रीज आता तो माइनस लिखते हैं। तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, आपका पाथ क्या है, ये वाला पाथ है आपका, दिस इज योर पाथ। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप, इधर इधर बी ए से बी बी लगा रहे हो। केवीएल कहाँ लगा रहे हो आप, ए से बी लगा रहे हो, है ना। ए टू बी में लगा रहे हैं हम केवीएल, राइट। तो ये डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल सेल पे, प्लस से माइनस जाने के लिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए -5 लिखूंगा। फिर जब मैं रेजिस्टेंस में जाऊंगा, रजिस्टर में जाऊंगा, तो उसमें भी प्लस से माइनस, उसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, -2i। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। नो सर। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वीबी आ जाएगा। ये हमने केवीएल लगाया जो हम बचपन में सीख चुके थे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, पुट आई इक्वल्स टू कितना, 2 एम्पियर रख दो, और कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट है तो di/dt कितना हो जाएगा। अरे बोल दो 0। यार, di/dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेंज इन करंट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, यस VA सर। -5 -4 2 × 2 इक्वल्स टू VB। कितना आ गया, VA - VB 9 9, है ना। 9 आपका आ गया वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाले का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, पुट आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर, एंड इसमें di/dt क्या हो रहा है भाई, di/dt क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना आ रहा है चेंज में, सेकंड वाले ऑप्शन में इंक्रीज कर रहा है तो +1 आ जाएगा, 1 di/dt +1 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा VA -1 -5 -4
सही लिख रहा हूं सब चीजें? इक्वल्स टू वीबी, कितना आ गया वी ए माइनस वीबी? 10 वोल्ट। 10। और थर्ड वाला कर लोगे यार अब तुम, थर्ड वाला तो इजी है, आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा इसमें? -1, है ना? एम्पियर पर सेकेंड है ये, एम्पियर पर सेकेंड, यहाँ पे भी सेम यूनिट। तो इसमें क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वीबी कितना आ रहा है यार इसका? 8 ही आ रहा है ना? यस सर। हाँ, बोलो भाई। हाँ भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट है आपको? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखो इसमें अगर डाउट आएगा तो फिर आगे दिक्कत आएगी। नहीं बताओगे? क्या मैं मान के चलूं समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आगे क्या पढ़े? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ लेते हैं, है ना? एनर्जी स्टोर्ड ही पढ़ लेते हैं, ताकि अब क्या है कि फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही बचेंगे हमारे ऊपर, है ना? चलो समझो इसको भी। अगर यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, इफ एट एनी पॉइंट द इंस्टेंटेनियस, कोई भी इंस्टेंट पे हम करंट देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन एन इंडक्टर, तो ये इंडक्टर है, उसमें हम ले रहे हैं किसी इंस्टेंटेनियस करंट को, है ना? उसको हम बोल देते हैं आई, ठीक है? एंड आई इज इंक्रीजिंग, आई जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? दो केस लिए हमने, एक तो हमने इंस्टेंटेनियस करंट ले लिया आई, इंस्टेंटेनियस वर्ड पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बाद में इसको कंफ्यूज मत करना, किसी पॉइंट पे है ये, किसी इंस्टेंट पे है ना? किसी टाइम पे, ठीक है? अब ये करंट इंक्रीज कर रहा है, आई करंट इंक्रीज कर रहा है, इसमें चेंज आ रहा है ना? कैसे कर रहा है? एट द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, है ना? ऐसे ही चेंज करेगा टाइम के साथ, जो चेंज आएगा डी आई बाई डी टी बोल देंगे उसको, है ना? तो इसकी वजह से द इंड्यूस ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the current, सही बात है? डी आई बाई डी टी यानी चेंज होगा करंट में, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज की वजह से जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो उस करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? यस ये बात सर। तो पुरानी बातें हैं, है ना? ये बात तो पुरानी बातें हैं। तो जो आपका अपोज करेगा, है ना, उसकी तरह वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? एक सेल की तरह, एक लोड की तरह एक्ट करने लगेगा, है ना? आपका जो इंडक्टर है वो किसकी तरह एक्ट करने लगेगा? एक लोड की तरह एक्ट करने लगेगा। इस बात, ठीक है? इसको हम ऐसे डायग्राम से समझते हैं, इधर देखो, एक इंडक्टर लिया तुमने जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था, है ना? इंक्रीजिंग करंट आई, इंक्रीजिंग, ठीक है? तो ये किसके इक्वल होगा? ऑलमोस्ट डी आई बाई डी टी में चेंज आ रहा है इसमें, जो इंक्रीजिंग है उसका मतलब क्या? डी आई बाई डी टी यानी चेंज आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इंक्रीजिंग करंट है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि किसकी तरह बिहेव करेगा ये? इट विल बिहेव एज अ लोड, इट विल वर्क एज अ लोड, है ना? जिसका कि पोटेंशियल या ईएमएफ कितना हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस हो जाएगा उसमें ईएमएफ कितना हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, ठीक है? तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करेगा हमेशा किसके? मोशन को या फिर चेंज को, जो करंट स्टार्ट कर रहा है ना? स्टार्टेड द इंड्यूस ईएमएफ इन द फर्स्ट प्लेस। तो जैसे जैसे करंट हमारा डिक्रीज होगा, जो वोल्टेज की पोलैरिटी है ना? वोल्टेज की पोलैरिटी यानी प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है, वो भी क्या करेगी? एक सोर्स की तरह एक्ट करने लगेगी,
है ना, यानी कि वहां से आप क्या है पोटेंशियल सप्लाई कर सकते हो, है ना, लोड की तरह एक्ट करने लगेगा वो। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। ठीक है यार, तुम लोग सब लोग कुछ बोलते नहीं हो, मतलब ऐसे यस नो कुछ बोलते नहीं हो, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सर मैं बोल तो रहा हूँ। आप बोल रहे हो बस बच्चा, और भी तो बच्चे हैं हमारे पास, है ना, और भी तो बच्चे इतने होनहार। देखो करंट को मैग्नेटिक फील्ड में जो जनरेट कर रहा है उसको हम लोड बोल रहे हैं, इंडक्टिव लोड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे भी समझेंगे, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोलने की आदत डालो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो इससे फायदा होगा। अब ये इंड्यूस ईएमएफ तो सबको पता ही है क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, है ना, इन एन इंडक्टर इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, राइट। चलो भाई आगे समझते हैं इसको। अगर हम बात करें कि कितना पावर कंज्यूम करेगा ये इंडक्टर, कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, वो चेंज हो रहा है बेसिकली करंट के साथ में, तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा ये। अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या होता था, याद करके बताओ मुझे, पावर का फॉर्मूला क्या होता था? अब मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तुम नहीं बताओगे। हाँ, F/B। फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में क्या होता था? वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर V इंटू आई, क्या होता था? V इंटू आई होता था, पावर इक्वल्स टू वी आई। अरे भूल गए हो क्या? यस सर, यस सर। है ना, तो यहाँ पे V क्या है, इंड्यूस ईएमएफ ही तो है। तो पावर कितना हो जाएगा आपका, एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय, बोलो, आई, मल्टीप्लाई बाय आई। आई, है ना, करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो इतना पावर कंज्यूम करेगा ये इंडक्टर आपका, है ना। अच्छा पावर कंज्यूम कर रहा है तो कुछ एनर्जी भी कंज्यूम करेगा या स्टोर करेगा, है ना। तो एनर्जी लिख सकते हैं, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड और स्टोर्ड इन dt टाइम, है ना, इंस्टेंटेनियस टाइम में। आई इंस्टेंटेनियस करंट था, याद करो, है ना। तो dt टाइम में कितना कर लेगा ये? अच्छा फॉर्मूला क्या होता था इसका पावर के साथ में, याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? अरे एनर्जी पर यूनिट टाइम होता था ना पावर, यस सर। एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होता है, वर्क पर यूनिट टाइम बोला ना तुमने, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होता है ना। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यस पावर सर। इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम क्या था, आई था, एल डी आई बाई डी टी था, ये तो आपका पावर था, अभी लिखा है आपने, देखो लिखा है ये, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा dt टाइम से, क्योंकि dt टाइम में एनर्जी कंज्यूम निकालना चाहता हूँ। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना, dt टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इंडक्टर आपका, वो आपने निकाला है। तो अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी है ना, पूरी टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, तो क्या हो जाएगी भाई, टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी, इसमें आपका जो आई है वो जाएगा बेसिकली जीरो से, यानी कि जब करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा था, मैक्सिमम करंट तक। आई क्या है, मैक्सिमम करंट है ना, कितना करंट में चेंज आ सकता है, ठीक है। जीरो से आई आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड इन dt टाइम के लिए इंटीग्रेट कर दोगे इसको। अरे हाँ या ना, इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा यस ये, सर। जीरो से आई, यस जीरो सर। से LDA कैपिटल आई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, किसका हो जाएगा इंटीग्रेशन? अब ये dt से dt तो कट गया है, आई इंटू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी टी, तो ये dt से dt तो कट गया ना भाई, है ना। तो ये आई बार आ यस सर। जाएगा या एल बार आ जाएगा, बताओ, एल बार आएगा। हाँ क्योंकि हम आई को तो एल आएगा इंटीग्रेट बस। कर रहे हैं, आई इंटू टी। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है बेसिक? कितनी हो जाएगी यस सर। एनर्जी, टोटल फाइव। एनर्जी कितनी हो जाएगी? 12 square. 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 12 square.
कितनी हो जाएगी? Li स्क्वायर I square by 2. बाई टू या हाफ Li स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है। ये आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, है ना, या फिर एनर्जी कितनी कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम एक इंडक्टर, है ना। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। द पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ Li स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लो यार। क्या नोट किया? सर कर लिया। Yes, sir. कर लिया होगा। सर एक सेकंड, एक सेकंड। हो गया सर। सर इंटीग्रल वाली लाइन से समझ नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया? सर इंटीग्रल वाली लाइन से आई नो। दोबारा बोलना बच्चे एक बार। सर इंटीग्रल वाली लाइन जो है यल और इंटीग्रल आई नॉट आई डी आई, ये कैसे है, ये नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, इधर देखो, अगर हम डीई एनर्जी निकाल रहे हैं, डीई यानी dt टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, छोटे से पोर्शन टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा भाई? एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम लिखा, यानी पावर इनटू चेंज इन टाइम हो जाएगा, राइट? हाँ या ना बोलो बच्चा। यस है ना, सर। पावर का फॉर्मूला देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था VI होता है, तो V कितना था? इंड्यूस ईएमएफ ही तो था। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा उसका? इंड्यूस ईएमएफ के बराबर ही तो होगा, LDI/dt के बराबर होगा, है ना। तो LDI/dt मल्टीप्लाई बाई आई, ये हो गया पावर। तो पावर के फॉर्मूले में डाउट है क्या कुछ? नो सर। है ना, तो पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया dt को। पावर के साथ में हमने किसको मल्टीप्लाई किया? dt को। क्यों? क्योंकि एनर्जी होता है यही है ना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तो ये निकली है dt टाइम के लिए एनर्जी, हमें इसको पूरी एनर्जी निकालनी है, तो हमें इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब इंटीग्रेट हम किसको करें? इंटीग्रेट हम करेंगे LDI/dt, LDI/dt मल्टीप्लाई बाई आई। तो अब इसमें जो चेंज हो रहा है, जो इसमें चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्या सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो रहा है? क्या L की वैल्यू चेंज बोली मैंने कहीं पे हो रही है? नहीं हो रही है। अरे हाँ ना बोलो। नो सर। नहीं, करंट ही चेंज हो रहा है ना इसमें। यस सर। आई तो चेंज हो रहा है, तो आई चेंज क्या हो रहा है कि या तो स्टार्टिंग में 0 हो जाए करंट, जब फ्लो ही नहीं कर रहा करंट, है ना, इंडक्टर में, और मैक्सिमम चला सर गया, आगे आप समझ में। तो 0 से आई हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? आई इंटू डी आई, 0 से आई, तो ये हाफ Li स्क्वायर आ गया। अरे सबको क्लियर है ना ये चीजें? पूछ लो Yes, अभी, sir. Yes. यस सर। पूछ लो अभी, डाउट है तो कुछ। चलो भाई आगे, फिर अगर नहीं है डाउट तो एक नोट डाल लो। ये तो आपने नोट करी, ये तो आपने कर ही लिया होगा। नाउ दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दिस एनर्जी stored, this energy is stored in the form of किसके फॉर्म में होगी? मैग्नेटिक फील्ड के। जैसे कैपेसिटर में याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे आप लोग एनर्जी को, है ना। अभी फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं उसका, ठीक है। वैसे यहाँ पे किसके फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर होगी, राइट। अच्छा, एज इंडक्टर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोलेनॉइड, ये तुमको पता है। इसको अगले ले उसमें लिखते हैं, यहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। एक सोलेनॉइड के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से ये एनर्जी स्टोर हो रही है। अभी क्या फील नहीं आ रही? तुमने सुन तो लिया कि सर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है, पर सर फील नहीं आ रही कैसे हो रही है ना, या कितनी हो रही है ये भी बता दो, कितनी स्टोर हो रही है। अब ये तो बता दिया आपने, एनर्जी स्टोर है हाफ Li स्क्वायर, है ना। तो अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आपने बताया स्टोर हो रही है, तो कैसे हो रही है वो तो बताओ एक बार। तो एक बार उसको समझते हैं अच्छे से। तो सिंस एक इंडक्टर जो होता है ना, एज इंडक्टर
इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोलेनॉइड। इसमें भी तो ये होता है, सर्कुलर टर्न्स होते हैं, बीच में कॉइल होती है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। सोलेनॉइड की तरह तो होता है, सोलेनॉइड ही होता है एक तरह से ये। तो सोलेनॉइड का कितना होता था मैग्नेटिक फील्ड? क्या म्यू नॉट एन आई होता था क्या? यार कुछ चीजें बोलते जाओ अब, यस है सर। ना। क्लास रैप करने वाले हैं हम, पूरा मतलब रैप अप होने वाले हैं, क्लास को खत्म हो गया है। तो बोलोगे नहीं अगर तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा क्लास को। तो ये म्यू नॉट इंटू एन अपॉन एल इंटू आई लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यस सर। है ना। एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। कूल। यस यस सर। अरे यहाँ यस तक सर। तो ठीक है ना। तो अगर हम एल की बात करें, एल सेल्फ इंडक्टेंस, एल ऑफ सोलेनॉइड, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बात क्या होगी भाई, कैसे हो जाएगा फॉर्मूला? क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है? अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने लिखवाया था। N5/I. बाय आई। म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। पीछे जाऊं, ये देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल लिखा हुआ है। तो इसमें जो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल है वो एल ही तो है, फाइव इक्वल्स टू एल आई होता है ना। अरे यार ये पहले डिराइव कर दिया है तुम्हारे लिए पूरा, अब तुम वापस से यस कराओगे क्या सर। डिराइव इसको? अरे समझ में आई बात कैसे लिखा मैंने ये, है ना। यस एल सर। क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये सोलेनोइड का एल है, ये पहले डिराइव कर चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसको नहीं लेते हैं अभी, हमें करंट चाहिए रहेगा, तो इससे हम करंट को निकाल के लाते हैं कहीं से। पहले हम इसको करंट को निकाल के लाते हैं। ये करंट आई हो गया। तो अगर हम इससे लिखना चाहें आई की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी भाई, बी इंटू एल, एल ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपॉन म्यू नॉट एन। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड तो हमने लिख लिए। इन दोनों में कोई डाउट है क्या? नो No, सर। नो sir. सर। हाँ बोला क्या किसी ने? नो सर। No, sir. हाँ नहीं, ये डाउट नहीं है ना? ये डाउट है, पूछ लो, ठीक है। सर नहीं है डाउट। हाँ कूल। तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम दोनों यूज करेंगे, सोचो आई भी यूज कर लिया तुमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुट वैल्यूज इन u इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोली है मैंने? फर्स्ट और सेकंड उठाया और i की वैल्यू और l की वैल्यू, ये l है ना, दोनों की वैल्यू उठा के मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। सोलेनॉइड की बात हो रही थी अभी। क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, u इक्वल्स टू हाफ, बोलो साथ में बोलो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एन अपॉन एल ए अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय बी एल आई स्क्वायर है, यहाँ पे आई स्क्वायर, केवल आई नहीं है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का होल स्क्वायर इंटू एल। एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट हो जाएगा क्या? यस सर। है ना, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एल से एल गया। अरे यार क्या हुआ, स्क्रीन चली गई है क्या? रुको 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 रुको, यस सर। वेट करो, अभी दिख रहा है? नो सर। नो सर। एक सेकंड, अभी दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई ये हमने काट दिया है एन स्क्वायर को एन स्क्वायर से, आगे चलते हैं। तो हम म्यू नॉट को भी काट सकते हैं, म्यू नॉट्स। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। तो ये क्या बच गया आपका, हाफ, बोलो भाई क्या बचा, ये हाफ इंटू बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे बचा म्यू नॉट, और क्या क्या बचा भाई, ए इंटू एल बचा है क्या?
Yes, अरे sir. ध्यान से देखो, a into l बचा होगा। अरे यार ये Yes, फिर sir. चला, Yes. क्या प्रॉब्लम हो रही है? वेट वेट वेट, थोड़ा सा ही बचा है, क्लास लीव नहीं करनी है। कितने बच्चे क्लास लीव करके चले गए हैं? टाइम हुआ है क्या अभी तुम्हारा जो तुम क्लास लीव करके चले जा रहे हो? दिखाता है ये कितना सीरियस हो आप अपने खुद के करियर को लेके। टाइम तो हो कम से कम क्लास का, तो आप लीव करो, है ना? तो बहुत गलत बात है। तुम लोगों की करियर की बात हो रही है यार, मेरा कुछ पर्सनल फायदा थोड़ी है तुम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाने में। वैसे तो टाइम बच रहा है अभी। इधर देखो, ये ए एल जो है, ये क्या वॉल्यूम है क्या? सोलेनॉइड का वॉल्यूम है ना? अरे वॉल्यूम है ना ये ए और Yes, एल, sir. है ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये यू अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, राइट? तो ये Yes. v अपॉन वॉल्यूम, इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं क्या बोलूंगा? एनर्जी डेंसिटी। क्या हो गया ये? एनर्जी डेंसिटी। Energy density. यही होता है मेरा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? एनर्जी डेंसिटी, इसका यूनिट अगर आप लिखना चाहोगे जूल पर मीटर क्यूब आप लिख सकते हो, है ना? अगर कोई पूछे तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेट कराया मैंने, अब समझ में आ रही है बात अब, है ना? Yes, जो sir. मैंने यहाँ बोली थी कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, वो बात समझ में आ गई ना? उसको फॉर्मूले वाइज भी हमने समझ लिया बेसिकली। अच्छा, आपको मैं अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँ कि ये कहाँ से लेके आए हैं हम, या फिर कुछ इससे रिलेशन हम बनाना चाहें, बिल्ड करना चाहें, तो अगर आपको याद हो, ये एक्स्ट्रा है आज पे, मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूँ इसको। एनर्जी डेंसिटी जो थी हमारी इन कैपेसिटर कितनी होती थी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी होती थी? किसी को फॉर्मूला याद तो होगा नहीं, तो बहुत ही रेयर है कि ये फॉर्मूला याद हो जाए तुम्हें। तो इसका फॉर्मूला होता था E इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 2। याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा था? अरे याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा था? यस सर। तो देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे म्यू नॉट है ना? डिवाइड बाय 2 का भी है, देखो फैक्टर दिख रहा है आपको? तो एनर्जी डेंसिटी जो कैपेसिटर और इंडक्टर की होती है, इनको आप ऐसी तरह से कंपेयर भी कर सकते हो। चलो यार, एक क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, इसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। टाइम तो हो गया है शायद। कितना टाइम है तुम्हारा? क्लास का टाइमिंग क्या होता है? 8:15. 7 to 8:15। हाँ 8:15 है, 8:30 है? मुझे 8:30 क्यों पता चल रहा? ओके ओके, माय बैड देन, माय बैड। बताओ ना यार, सर, मुझे 8:30 तक का टाइम है। नो प्रॉब्लम। हाँ तो दूसरी क्लास भी उसके बाद. दूसरी क्लास का टाइम कितना है? 8:45। तो 45. जाओ फिर जाओ, इसको होमवर्क ले लो। बता दो यार, ऐसे मैं कोई ऐसे निर्दयी इंसान नहीं हूँ कि तुम लोगों को परेशान करूंगा फालतू, है ना? मुझे लगा 8:30 तक का टाइम है, ऐसे बता दिया करो कि सर थोड़ा क्या है कि एक और क्लास है, बख्श दो हमें, नादान परिंदे हैं हम भी, है ना? ओके सर। ठीक है यार, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क के लिए मैं आपको शेयर कर दूंगा ये, तो आप इसको करके लाए, है ना? यस सर। सर चलता है बीच में. क्या बोल रहे हो बच्चा? क्या बोल रहे हो? कुछ पूछना है क्या किसी को? नहीं? सर चलता है बीच बीच में. नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है, यही पूछ रहे हो ना? और कुछ पूछ रहे हो क्या?